हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन फाउंडेशन। मैं हूं द्योतिमा डोई, बायोलॉजी फैकल्टी। तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब आप ये टॉपिक पढ़ते हैं आपके क्लास 10th के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस में, जहां पर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को 3 to 4 लाइंस में सम अप किया गया है। एंड व्हेन यू लेवल अप क्लास 11th में अगेन विद अ लिटिल एक्सटेंशन, ये सेम टॉपिक फिर से दोहराया जाता है। ओके, नाउ व्हाट इफ आई टेल यू कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अपने क्लास 10th में ही स्ट्रॉन्ग कर लें या इसको अच्छी तरीके से समझ लें, तो नीट 2020 में रिसेंटली आया हुआ ये क्वेश्चन आप अपनी 10th क्लास की नॉलेज से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं एंड उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे अगेन आएंगे। ओके, तो बेसिकली ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग मतलब कि व्हेन यू टेक इन एयर एंड यू रिलीज आउट दैट एयर। ओके, तो बेसिकली दो प्रोसेसेस यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए। एक तो इनहेलेशन यानी कि इनटेकिंग ऑफ दैट एयर, एंड एक्सहेलेशन यानी रिलीज ऑफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। अब यहाँ पे रोल किस किस का देखा जाता है ब्रीदिंग के दौरान? तो अगर हम रोल की बात करें तो यहाँ पर रोल किसका देखा जाएगा? लेट्स सी, लिख लेते हैं वन बाय वन। रोल किसका देखा जाता है? सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपके लंग्स इन्वॉल्व्ड हैं, क्योंकि यही है जहां पर O2 CO2 एक्सचेंज देखने को मिलेगा। देन आपके लंग्स किस में इंक्लोज्ड है? रिब केज में इंक्लोज्ड है। ओके, इसके बाद रोल आता है मसल्स का। कौन सी मसल? डायफ्राम। ओके, अब ये जो डायफ्राम मसल है ये कहां पे देखने को मिलती है? अब डायफ्राम के साथ साथ कुछ एसोसिएटेड मसल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इन एसोसिएटेड मसल्स का अगर हम नेम दें तो इनका नेम होता है बेटा रेडियल मसल्स, या फिर इन्हें एक और नाम से जाना जाता है फ्रेनिक मसल्स। अब ये डायफ्राम कहाँ लोकेटेड होती है? ये डायफ्राम लोकेटेड होती है आपकी थोरैसिक कैविटी एंड आपकी एब्डोमिनल कैविटी के बीच में। आपकी थोरैसिक कैविटी हुई जहां पर आपके लंग्स एंड रिब केज प्रेजेंट है, आपका एब्डोमिनल कैविटी हुआ जहां पे आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है। उनके बीच में उन दोनों कैविटीज को सेपरेट करते हुए एक डोम शेप्ड मसल प्रेजेंट होती है। बिल्कुल, तो जो ओरिजिनल शेप होती है डायफ्राम की वो कैसी होती है? डोम शेप। डोम शेप यानी कि इस तरीके से ये डोम शेप हुआ। ओके, इमेजिन ये रिब केज है, इसके अंदर लंग्स प्रेजेंट हैं एंड उसके नीचे इस तरीके से डोम शेप्ड एक मसल प्रेजेंट है जिसको अपन बोलते हैं डायफ्राम। अब यहां बोल रहे हैं इसके साथ एसोसिएटेड मसल्स, यानी इमेजिन कि दिस इज योर रिब केज, यहाँ पर नीचे की तरफ डायफ्राम प्रेजेंट है। अभी जो डायफ्राम है ये एक ओवल शेप्ड मसल होती है, तो इसकी जो पेरीफेरी होती है यानी इसकी जो सर्कमफेरेंस है वहां पर इस तरीके से मसल्स अटैच होती है, जिनका एक एंड तो डायफ्राम पे अटैच होता है, दूसरा एंड उनका रिब केज पे अटैच होता है, यानी इस तरीके से रेडियली प्रेजेंट होती है, इसीलिए अपन इनको नाम दे रहे हैं रेडियल मसल्स। ओके बेटा, तो आपको इनकी पोजीशन समझ आ गई। अब एक और मसल्स यहाँ पर इन्वॉल्व होती है जिन्हें बोला जाता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये वाली मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? हम सब जानते हैं कि हमारे पास 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है, ठीक है। अब हर दो रिब्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, वहीं पे ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती है। यानी इमेजिन कि अगर आपके पास 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, अब हर दो रिब्स के बीच में इन मसल का सेट प्रेजेंट है, तो बेसिकली आपके पास 11 पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हो गई, राइट। अब ये मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके रिब केज की पोजीशन को हैंडल करने में, जिसकी वजह से आप एक्सहेल एंड इनहेल कर पाते हैं। तो अब समझ लेते हैं कि इनहेलेशन के दौरान कौन से इवेंट्स होते हैं एंड एक्सहेलेशन के दौरान कौन से इवेंट्स होते हैं। ओके, लेट्स सी। तो अब हम इस बोर्ड को डिवाइड कर लेते हैं। एक तरफ हम लिख लेते हैं इनहेलेशन। अच्छा, इनहेलेशन को हम इंस्पायरेशन भी बोलते हैं, एंड एक तरफ हम लिख लेते हैं एक्सहेलेशन, या फिर हम इसे एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। नाउ विल डिवाइड दिस बोर्ड, ठीक है, एंड दोनों तरफ हम ये इवेंट्स लिखते चले जाते हैं। अब इनहेलेशन के दौरान जो सबसे पहला इवेंट देखा जाता है वो क्या होता है? मैंने आपको अभी रेडियल मसल समझाई, वो रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो सबसे पहले रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। रेडियल मसल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगी,
इसकी वजह से क्या चेंज आएगा, जो डायफ्राम जो ओरिजिनली डोम शेप्ड है वो इस तरीके से फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। इसकी सर्कमफेरेंस पे रेडियल मसल्स प्रेजेंट है। अब वो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करी, ये जो डोम शेप मसल थी वो फ्लैट हो जाएगी, तो आपका जो डायफ्राम होता है वो फ्लैटन हो जाता है। तो हम सेकंड पॉइंट यहां लिख देते हैं, डायफ्राम फ्लैटन्स। ओके, अब डायफ्राम फ्लैट होने की वजह से क्या हो गया, थोरैसिक कैविटी है जो, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। देखो आप खुद इमेजिन करो, एक डोम शेप मसल है, अब वो फ्लैट हो गई तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो स्पेस थी वो तो इंक्रीज हो गई ना, राइट। अब एक और इवेंट क्या होता है, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स मैंने आपको समझाई वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो इनहेलेशन के दौरान एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। अब इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, जो रिब केज होता है ना बेटा, वो किस तरीके से मूव करता है, आउटवर्ड एंड अपवर्ड, ठीक है। ये रिब केज है, जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, रिब केज कैसे मूव करेगा, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। तो बेसिकली हमें यहाँ पे स्पेस इंक्रीज करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर हम इनहेल कर सकें, ठीक है। तो रिब केज की क्या मूवमेंट हो जाएगी, रिब केज moves outward and up, ओके, आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव करता है। अब इन दोनों ही इवेंट्स की वजह से, कौन से दो इवेंट्स, एक तो डायफ्राम फ्लैट होने की वजह से एंड एक रिबकेज आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव होने की वजह से, बीच में जो स्पेस है थोरैसिक कैविटी की स्पेस यानी वॉल्यूम, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब हम ये सब जानते हैं कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है यानी प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर थोरैसिक कैविटी यानी बेसिकली हम बोल सकते हैं लंग्स यानी पल्मोनरी वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो यानी कि जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर फैंसी वर्ड है किसके लिए, बेसिकली हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, थोरैसिक कैविटी की। उसमें अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, बेसिकली लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि जो प्रेशर है लंग्स के अंदर यानी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बिकॉज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, प्रेशर डिक्रीजेस, ओके। सो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस। अब प्रेशर डिक्रीज होते ही बेसिकली क्या हो गया, सक्शन क्रिएट हो गया आपके लंग्स के अंदर। और एयर कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर में एज कंपेयर्ड हाई प्रेशर है एयर का, लंग्स के अंदर सक्शन क्रिएट हो गया, लो प्रेशर हो गया, तो एयर क्या करेगी, रश इन कर जाएगी, ठीक है। तो आपके नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर क्या होगी, बाहर से आपके लंग्स के अंदर आ जाएगी। तो बेसिकली क्या हो गया, इनहेलेशन हो गया, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, की वजह एयर विल रश इन, ठीक है। तो ये हमने इवेंट्स पढ़ लिए इनहेलेशन के। अब इसके ऑपोजिट इवेंट्स हो जाएंगे एक्सहेलेशन के। तो अब देखो यहाँ पे रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी ना, एक्सहेलेशन में ये रेडियल मसल्स क्या हो जाएंगी, वापस रिलैक्स हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रेडियल मसल्स रिलैक्स। अब रेडियल मसल्स के रिलैक्स होते ही क्या चेंज होगा, जो इससे एसोसिएटेड डायफ्राम है वो क्या हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। यानी जो डायफ्राम फ्लैट हो गया था वो रेडियल मसल्स के रिलैक्स होते ही अगेन अपनी ओरिजिनल शेप अटेन कर लेगा, यानी डोम शेप में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि डायफ्राम अटेन्स ओरिजिनल शेप, और ओरिजिनल शेप कौन सी है उसकी, डोम शेप। अब डायफ्राम का डोम शेप में आते ही बेसिकली अब हमें वापस इमेजिन करना है, जो मसल यहाँ फ्लैट थी वो इस तरीके से डोम शेप में आ गई, तो यानी कि उसने एरिया कवर कर लिया, यानी यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होंगी, जो यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इस तरफ इनहेलेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी वो अगेन रिलैक्स हो जाएगी। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स
रिलैक्स। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के रिलैक्स होने की वजह से क्या होगा, जो रिब केज है जो कि आउटवर्ड था एंड अपवर्ड था, वो वापस इन मसल्स के रिलैक्स होने की वजह से डाउनवर्ड एंड इनवर्ड आ जाएगा। बेसिकली वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी यहाँ की, ठीक है। तो जो रिब केज है कम्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, ठीक है। अब इन दोनों इवेंट्स की वजह से, यानी कि रिब केज के वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की वजह से, डायफ्राम के ओरिजिनल पोजीशन के आने की वजह से, यानी रिब केज तो वापस डाउनवर्ड इनवर्ड आ गया, यहाँ पे डायफ्राम भी डोम शेप हो गई, तो बेसिकली यहाँ की जो कैविटी का वॉल्यूम है वो क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया। सो वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी रिड्यूसेस, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी। अब अपन थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम बोल लें, चाहे अपन बोल लें कि लंग्स की वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, सेम बात है। तो थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम यहाँ डिक्रीज हो गई। अब क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो गई तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, है ना, इनवर्स रिलेशन होता है दोनों के बीच। तो यहाँ पर जो प्रेशर है, अब प्रेशर कौन से प्रेशर की बात कर रहे हैं हम, लंग्स के अंदर जो प्रेशर है, क्योंकि वॉल्यूम तो लंग्स का भी रिड्यूस हुआ है ना, तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होते ही एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ रश आउट कर जाएगी, तो एयर क्या होगी, लंग्स से बाहर की तरफ निकल जाएगी। सो एयर विल रश आउट। देखा, आसानी से समझ आ गया हमें इनहेलेशन एक्सहेलेशन का। अब फटाफट से वो क्वेश्चन पे चलते हैं, नीट के क्वेश्चन पे देख लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, यानी इंस्पायरेशन के दौरान कौन से इवेंट्स हो रहे हैं वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करने। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम बिल्कुल हमने पढ़ा, रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो डायफ्राम जो ओरिजिनल डोम शेप था वो फ्लैटन हो जाएगा, तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बिल्कुल सही है, कॉन्ट्रैक्शन होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का, तो क्या होगा, रिब केज क्या होगा, आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव करेगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया क्या, नहीं, हमने अभी पढ़ा वॉल्यूम इंक्रीज होगा इंस्पायरेशन के दौरान, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस, नहीं, अगर हम बोल रहे हैं वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर तो डिक्रीज होगा, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे रॉन्ग है। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए हमारा, ए एंड बी, दो स्टेटमेंट सही है, तो ए एंड बी हमें यहाँ पे ऑप्शन 1 में मिल जाता है, यानी ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। देखा कितना आसानी से हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे 10th के कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व कर लिया, राइट। बस इसी तरीके के और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस समझने के लिए हमारे मोशन फाउंडेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि आपको भी बेनिफिट मिले और आपके और स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिले, ओके। एंड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स हमारे तपस्या प्रोग्राम में भी समझाए जा रहे हैं, जहाँ पे आपको 9th एंड 10th क्लास से ही तैयार किया जा रहा है फ्यूचर एग्जाम्स जैसे कि जेई एंड नीट के लिए, क्योंकि अगर आप अर्ली स्टार्ट पे ही अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आगे ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। विद दिस वी एंड दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन।